ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आकिफ सैफ़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने शिक्षण संस्थाओं तक आपसे चर्चा कर ली थी, ठीक है। शिक्षण संस्थाएँ जो थी वो हमने पढ़ लिए थे और उसके साथ ही जो हमारी पुरानी आदत है रिवीजन करने की, एक बार फिर से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा है, हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे शिक्षण संस्थाओं की, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे शिक्षण संस्थाओं की। वास्तव में ये शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, ठीक है। ये क्या हैं? ये दर्शन हैं। और इन्हीं शिक्षण संस्थाओं को, यानी क्योंकि यूजीसी इन्हें शिक्षण संस्थाएं मानता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम इनको शिक्षण संस्थाएं बोल रहे हैं। वास्तव में ये दर्शन है। तो इन शिक्षण संस्थाओं को हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है। दो भागों में बांटा था। पहले थी पाश्चात्य शिक्षण दर्शन, ठीक है। पहले थे पाश्चात्य शिक्षण दर्शन और दूसरे थे भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन। इसको हमने दो भागों में बांटा था। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? पाश्चात्य दर्शन की, ठीक है। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे थे? पाश्चात्य दर्शन की, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन को भी हमने दो भागों में बांटा था। पहला था प्राचीनकालीन, ठीक है, और दूसरा था मध्यकालीन, ठीक है। पहला था प्राचीनकालीन, दूसरा था मध्यकालीन। और इसमें प्राचीन जो दर्शन थे वो कौन कौन से दर्शन हमने बताए थे? चलिए, प्राचीन जो दर्शन थे वो कौन कौन से दर्शन थे, इनको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। प्राचीन जो दर्शन थे, पहला था आदर्शवाद, हमने आपको बताया था। पहला क्या था? आदर्शवाद। दूसरा था यथार्थवाद। तीसरा था प्रयोजनवाद, ठीक है। तीसरा था प्रयोजनवाद और चौथा था प्रकृतिवाद, ठीक है। चौथा था प्रकृतिवाद, ठीक है। उसके बाद हमने इनके जन्मदाता भी बताए थे, ठीक है। उसके बाद हमने इनके क्या जन्मदाता भी बताए थे, उनको लिख लें एक बार। जन्मदाता, ठीक है। इनके जन्मदाता कौन कौन से थे? ठीक है, इनके जन्मदाता लिख लेते हैं। जन्मदाता हमने बताए थे, ये जो आदर्शवाद है इसके क्या हैं? इसके प्लेटो हैं। आदर्शवाद के हमने बताए थे प्लेटो हैं। उसके बाद यथार्थवाद के हमने बताए थे अरस्तु हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रकृतिवाद के बताए थे। अच्छा, प्रकृतिवाद के हमने बताए थे, कौन थे प्रकृतिवाद के? रूसो थे, ठीक है। और प्रयोजनवाद के कौन थे? प्रयोजनवाद के जॉन डीवी थे, ठीक है। प्रयोजनवाद के कौन थे? जॉन डीवी थे। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? मध्यकालीन की। मध्यकालीन में हमने क्या क्या बताया था? मध्यकालीन में हमने दो दर्शन बताए थे और वो दो दर्शन थे, पहला था अस्तित्ववाद और दूसरा था मार्क्सवाद, ठीक है। दूसरा था मार्क्सवाद। इन दो दर्शनों की हमने बात की थी और फिर इन दोनों दर्शनों के हमने क्या बताए थे? आचार्य भी बताए थे, ठीक है। इन दो दर्शनों के आचार्य कौन कौन से थे? पेन बदल लेते हैं यहाँ से। इन दो दर्शनों के आचार्य कौन थे? अच्छा, अस्तित्ववाद जो था इसके थे सोरेन किर्केगार्ड। अस्तित्ववाद के कौन थे? सोरेन किर्केगार्ड। और मार्क्सवाद के कौन थे? कार्ल मार्क्स, ठीक है। मार्क्सवाद के कौन थे? कार्ल मार्क्स। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? भारतीय दर्शन की। दूसरा पेज ले लेते हैं।
उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, भारतीय दर्शन की। यहाँ से 2-3 पेज बढ़ा लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। 4 पेज कर लिए हमने, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से हटा देंगे, तुम इधर आओ भैया और तुम हटो यहाँ से। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, भारतीय दर्शन की, ठीक है। हमने किसकी बात की थी, भारतीय दर्शन की। चलिए, हम किसकी बात कर रहे थे, भारतीय दर्शन की, भारतीय दर्शन। और इस भारतीय दर्शन में हमने आपको बताया था कि भारतीय यानी भारत का, दर्शन यानी दर्शन। दर्शन हमने बताया था, दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से मिलकर के बना है। कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। दर्शन शब्द जो है वो दृश्य धातु है, जिसका सामान्य अर्थ होता है देखना, ठीक है। और दर्शन के लिए कहा जाता है कि जिसके द्वारा देखा जाए उसी को क्या कहते हैं, हम दर्शन कहते हैं। अब भारतीय दर्शन को हमने 2 भागों में बांटा था। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। पहला था आस्तिक दर्शन, ठीक है। दूसरा था नास्तिक दर्शन, ठीक है। इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी, आस्तिक और नास्तिक दर्शन की। आस्तिक दर्शन कौन सा था, ठीक है। आस्तिक दर्शन कौन से थे, आस्तिक दर्शन के विषय में हमने बताया था कि जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और इसी के विपरीत जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन हमने बताए थे, पहला हमने बताया था सांख्य, ठीक है। पहला सांख्य, दूसरा योग, फिर तीसरा न्याय, फिर चौथा वैशेषिक, फिर 5वां पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा। और हमने ये भी बताया था कि ये जो दर्शन है इनकी संख्या 6 है। आस्तिक दर्शन कितने हैं, 6 हैं। और इसी के साथ साथ हमने नास्तिक दर्शन को भी बताया था। नास्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक दर्शन 3 हैं। वो 3 नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, वो 3 नास्तिक दर्शन हैं। पहला है चारवाक दर्शन, पहला कौन सा है, चारवाक दर्शन। दूसरा कौन सा है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध दर्शन। और फिर जैन दर्शन। 3 दर्शन बताए थे ना, चारवाक, बौद्ध और जैन। फिर हमने इनके क्या जो आचार्य हैं उनकी भी बात की थी, प्रवर्तक आचार्यों की। जैसे चारवाक जो है, चारवाक के महर्षि चारवाक थे, यानी बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध थे, और जैन दर्शन के महावीर स्वामी थे। अच्छा, हमने एक चीज़ और बताया था यहाँ पर कि ये जो महावीर स्वामी हैं ये जैन दर्शन के 25वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। और पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। उसके बाद हमने आपको कल बताया था कि हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम शिक्षण संस्थाओं के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सिद्धांत, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। लेकिन जो पार्ट पीछे का छूट गया है उसको हम फिर से देख लेंगे, ठीक है। एक पेज और यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, चलिए। अच्छा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। चौथे पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। कैसा विकास करना होता है, सर्वांगीण विकास, ठीक है। किसी भी बच्चे का कैसा विकास करना होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है। अब ये जो सर्वांगीण विकास है ये हमने कई तरह का बताया था। जैसे हम बात करें किसकी, शारीरिक विकास की, ठीक है। जैसे हम बात करें शारीरिक विकास की, या फिर मानसिक विकास की, या फिर सामूहिक विकास की, या फिर नैतिक विकास की, चारित्रिक विकास की, भौतिक विकास की, भाषाई विकास की, इत्यादि बहुत सारे विकास की हमने बात की थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी मानसिक विकास की। मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें बताई थी। मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें बताई थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें बताई थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, पहला था बुद्धि, ठीक है। दूसरा था व्यक्तित्व, और तीसरा था अधिगम, ठीक है। तीसरा था अधिगम। तो हम इसमें किसकी बात कर रहे थे, हम अधिगम की बात कर रहे थे, ठीक है। अधिगम की बात कर रहे थे। इसमें छूट गया था, अधिगम में कुछ छूट गया था, इसलिए मुझे पुनः रिवाइज करना पड़ा, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है वो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे, अधिगम की। तो अधिगम में कुछ छूट गया है, उसको हम पुनः से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पुनः से इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें हम
जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनके विषय में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अधिगम की। ठीक है, यहाँ तक आप सब पहुँच गए ना, यहाँ तक तो पहुँच गए। देखिए जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं तो वो पहले पिछली वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो पर आएँ, ताकि चीज़ों को समझना फिर क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा, हम एक चीज़ और सोच रहे हैं कि हर संडे को जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला शुरू की जाए। कहने का अर्थ यह है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 200 से 250 से लगभग 350-400 प्रश्न आपके कराए जाएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर संडे टीचिंग एप्टीट्यूड के कम से कम 50 प्रश्न आएँ यूट्यूब पर, और उन 50 प्रश्नों का हम क्या करें, उन 50 प्रश्नों की शब्दावलियों को तोड़ें, और उन शब्दावलियों को तोड़ने के पश्चात हम क्या करें, उनके अर्थों को निकालें और उन क्वेश्चंस से कैसे हमें आंसर्स देने हैं इसकी हमें क्या करें, चर्चा करें। ठीक है, मैंने इतना सोचा है और ये हम अगले संडे से करेंगे इंशाल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अधिगम की। ठीक है, एक पेज और बढ़ा लेंगे। हम बात कर रहे थे किसकी, अधिगम की। ठीक है, अधिगम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लिख देते हैं अधिगम। हम बात कर रहे थे किसकी, अधिगम की। हमने बताया था अधिगम के 4 कारक हैं, अधिगम के 4 कारक हैं, और वे 4 कारक कौन कौन से हैं। पहला है देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, अधिगम के 4 कारक कौन कौन से हैं। पहला है उद्दीपक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा, और चौथा है पुनर्बलन। ठीक है, चौथा क्या है, पुनर्बलन। यहां तक हमने देख लिया था, अधिगम के 4 कारक हमने देखे थे। पहला था उद्दीपक, दूसरा था अनुक्रिया, तीसरा था अभिप्रेरणा, चौथा था पुनर्बलन। इसमें जो उद्दीपक है इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं, अच्छा अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और किसको, पुनर्बलन को हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। यहां तक आपने आपसे बात कर ली थी। चलिए यहां तक हमारी बात हो गई थी। किसको क्या क्या कहते हैं, उद्दीपक को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। अनुक्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, और पुनर्बलन को क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी उद्दीपक किसे कहते हैं। जब हम किसी से कोई कार्य देखकर सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन आया होगा, देखिए आ गया, आई बटन पर क्लिक करो, यहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी आपकी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप पूरी प्लेलिस्ट में पीछे की वीडियो में चले जाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, यहाँ पर जैसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप निश्चित ही यहाँ से ना उतारें। मैं इतना आपसे बोलूँगा कि यहाँ से आप ना उतारें चीज़ों को, उतारने की यहाँ केवल समझने के लिए आएँ। उतारने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। मैंने शब्दशः एक एक शब्द को अच्छी तरह से देख करके, खुद परीक्षण करके, सारा का सारा सिस्टमेटिकली तरीके से लिखा हुआ है, और वो सारा का सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड भी कर दिया है। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे आज हमने कल शिक्षण संस्थाओं तक देखा था, तो वहाँ तक की मैंने पूरा का पूरा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, डाल दिया था, ठीक है। और जो भी हम आज पढ़ेंगे, ये आज सारा का सारा आपको फिर से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उतारने का काम वहाँ से करिए, यानी कि जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से अपने नोट्स बनाइए, और वो जो नोट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हमें बनाना है, ठीक है, ताकि चीज़ों को हम याद कर सकें, और यहाँ पर आपको समझना है फिर, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि PDF ले आता और PDF से आपको बता देता, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ से ऐसे समझ लेंगे वो फिर PDF से हमारे समझ में नहीं आती हैं। हाँ, PDF भी लेकर के आएंगे, जो चीज़ समझाने की इतनी खास नहीं होगी। जैसे कि हम बात करें, अभी मैं बात कर रहा था किसकी, जो थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ वगैरह जो हैं महत्वपूर्ण, तो उनमें ज़्यादा समझाने का कुछ होता नहीं है, तो हम उनको PDF पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि एक तरफ थ्योरी होती है और उसके दूसरी तरफ प्रवर्तक आचार्य होते हैं, और वो हमें मैचिंग करने के लिए प्रश्न आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए आता है। 1 2 3 4 थ्योरी हमें ऐसे दे देगा, और फिर उनके प्रवर्तक आचार्य होंगे या जो भी उनके कर्ता धर्ता होंगे उसके विषय में पूछ लेता है, तो हमें मैचिंग करने के लिए आता है। तो वो चीज़ें हम फिर
PDF पर भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि ये जो है ये YouTube पर आपको थोड़ा छोटे स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ना, ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये किस पर आ जाएगा? पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा, और एक भी चीज़ आपकी कटेगी नहीं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये मैंने प्रोफेशनल तरीके से एडिट की है। कहने का अर्थ यह है कि जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, जैसे आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के जो गाने वगैरह होते हैं वो इसी फॉन्ट में शूट होते हैं। यदि आप उनको ऐसे देखते हैं तो वो छोटी स्क्रीन में ही देखते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो चीज़ें कटती भी नहीं हैं और पूरी स्क्रीन पर आती हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है, बस थोड़ा सा जूम करेंगे ना पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा और कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी? कारक की, कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। हमने 4 कंपोनेंट्स देखे थे अधिगम के। पहला था उद्दीपक, दूसरा था अनुक्रिया, तीसरा था अभिप्रेरणा और चौथा था पुनर्बलन। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया था। ये जो उद्दीपक है, ये जो स्टिमुलस है, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था उद्दीपक को। एक था हमारा कंडीशनल, ठीक है, और एक था अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, एक था कंडीशनल स्टिमुलस, एक था अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, ये जो 2 प्रकार का क्या था? स्टिमुलस था, उद्दीपक था। अच्छा, पहले हम उद्दीपक देख लेते हैं। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है किसी भी चीज़ को देखकर सीखना। ठीक है, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। यदि आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर किसी से आप खाना बनाना सीख लेते हैं, तो जिससे आपने सीखा है वो उद्दीपक है। और जब आप उसी कार्य को अपने घर पर करते हैं, तो उद्दीपक से सीखे हुए कार्य को जब आप करते हैं तो वो फिर अनुक्रिया होता है, वो फिर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने देख ली थी। एक चीज़ और याद रखना कि अधिगम की प्रक्रिया में यदि ये दोनों तत्व ना हो, अधिगम की प्रक्रिया में यदि ये दोनों तत्व ना हो, कौन कौन से? उद्दीपक और अनुक्रिया, ये दोनों चीज़ें यदि ना हो तो अधिगम की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है ना उद्दीपक और अनुक्रिया, ये अधिगम की प्रक्रिया में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये अभिप्रेरणा और ये पुनर्बलन है, ये इतने खास नहीं होते हैं, लेकिन ये भी हमें क्या करना है? याद करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी? स्टिमुलस की। स्टिमुलस को हमने बताया था कि ये स्टिमुलस है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस, दूसरा होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल का मतलब होता है कि जहाँ पर कंडीशन हो, और अनकंडीशनल का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई कंडीशन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कुत्ते की लार है। ठीक है, कुत्ते की लार है और भोजन है। ठीक है, कुत्ते की लार और भोजन का जो संबंध है ये कैसा है? ये बताइए, कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? ये कैसा है? अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशनल नहीं है, कोई भी शर्त यहाँ पर लगी हुई नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है, ये अनकंडीशनल की जो प्रक्रिया होती है, ये अस्वाभाविक, कौन सी? स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो कुत्ते का भोजन को देखकर लार गिराना, ये कैसी प्रक्रिया है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई, कुत्ते का स्वभाव है कि जब कुत्ता भोजन देखता है तब तक वो अपनी लार को गिराता है। ठीक है, तब तक वो क्या करता है? लार गिराता है। तो भोजन का लार के साथ सीधा संबंध बैठता है। लेकिन यदि हम बात करें घंटी और लार, यदि हम बात करें घंटी और लार का, तो घंटी और लार का कोई संबंध है? आप मुझे बताइए, घंटी से कुत्ते की लार गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी ना। तो ये कैसी है? ये है कंडीशनल स्टिमुलस। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कंडीशन लग जाती है, कंडीशन होती है घंटी की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुत्ता भोजन देखता है तब तक उसकी लार गिरती है। ठीक है, आप समझना इस बात को। कंडीशनल और कंडीशनल का अर्थ यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे कि जब कुत्ता भोजन देखता है तब तक वो अपनी लार गिराता है। कुत्ता जब भोजन देखता है तब तक क्या करता है? वो लार गिराता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा दें, कि कुत्ते को भोजन तो देंगे लेकिन उससे पहले घंटी बजाएंगे और फिर भोजन देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई और फिर कुत्ते को भोजन दिया, और फिर कुत्ते ने जब भोजन देखा तो फिर लार गिराई। ठीक है, तो घंटी बजाई, भोजन दिया, लार गिरी, घंटी बजाई, भोजन दिया, फिर लार गिरी, घंटी बजाई, भोजन दिया, फिर लार गिरी। तो ये प्रक्रिया हमने 20, 30, 40, 50, 60 बार करी।
तो कुत्ते के माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि जब जब घंटी बजती है तब तक मुझे भोजन मिलता है, और कुत्ते का यह स्वभाव है कि जब जब घंटी बजेगी तब तक क्या होगा, कुत्ते की लार गिरेगी। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक बार ये होता है कि घंटी तो बजती है लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है, घंटी तो बजती है लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, कुत्ते की लार फिर भी गिरती है, कुत्ते की लार फिर भी गिरती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे भोजन मिलने वाला है। और जब भोजन मिलेगा, जब ऐसा मन उसका करेगा कि भाई मुझे भोजन मिलने वाला है, तो उसकी लार गिरेगी। एक चीज़ आप मुझे बताइए, आपने कभी इमली देखी है? इमली का नाम सुना है? तो जब भी हम इमली का नाम सुनते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बन जाती है, और फिर क्या होता है, हमारे मुख से पानी निकलता है। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं कि नहीं होती हैं? तो इमली को जब भी हम देखते हैं, या इमली का विचार जब भी हमारे जहन के अंदर आता है, तो ये हमारा स्वभाव है कि हमारे मुख से क्या होता है, पानी निकलता है, हमारे मुख में पानी आ जाता है इमली का नाम सुनते ही, कोई भी खट्टी चीज़ का नाम सुनते ही। ऐसे ही जब भी कुत्ता भोजन देखता है या भोजन के बारे में सोचता है तो उसकी लार गिरती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि जब हम घंटी बजाएंगे तभी हम कुत्ते को भोजन देंगे। ये कंडीशन लगा दी कि जब भी हम घंटी बजाएंगे तभी हम कुत्ते को भोजन देंगे, और कुत्ता ये समझ गया है कि जब भी घंटी बजती है मुझे भोजन मिलता है, और कुत्ते का ये स्वभाव है कि जब भी घंटी बजेगी तब तक मुझे भोजन मिलेगा। कुत्ते का ये स्वभाव है कि जब भी कुत्ता भोजन को देखेगा तब तक वो लार गिराएगा। तो यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस ये होता है, कंडीशनल स्टिमुलस का संबंध होता है कुत्ते का और घंटी का। ठीक है, कुत्ते की लार का और घंटी का, यानी घंटी का और कुत्ते की लार का संबंध जो होता है वो कौन सा होता है? बार बार क्या हो जाता है इसमें? ये वाला जो संबंध है ये कौन सा है? ये तो है, अच्छा ये है अच्छा घंटी का और कुत्ते की लार का संबंध है, ये है कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, ये कौन सा है? कंडीशनल स्टिमुलस है। लेकिन यदि हम बात करें भोजन का और कुत्ते की लार का, ये जो संबंध है ये कौन सा संबंध है? ये अनकंडीशनल है, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? ये अनकंडीशनल है। तो आप दोनों समझ गए। उसके बाद हमने बात की थी अनुक्रिया की हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। देखिए उद्दीपक को हमने बता दिया है। उद्दीपक यानी जिससे हम देखकर सीखते हैं वो उद्दीपक है, और उद्दीपक को देख करके जो हम क्रिया करते हैं वो अनुक्रिया है। और उसके बाद अभिप्रेरणा हमने बताया था, ठीक है, मोटिवेशन। उसके बाद हमने पुनर्बलन बताया था। अच्छा, पुनर्बलन को देख लेते हैं एक बार। जो पुनर्बलन है ये क्या है? पुनर्बलन का काम क्या है? पुनर्बलन का काम होता है अधिगम की गति को बढ़ाना। पुनर्बलन का काम क्या होता है? अधिगम की गति को क्या करना? बढ़ाना। मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। चलिए, उसके बाद हमने आपसे बात की थी किसकी? पुनर्बलन की। हम किसकी बात करते हैं? पुनर्बलन की। तो ये जो पुनर्बलन है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पुनर्बलन को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पुनर्बलन को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? पुनर्बलन को दो भागों में। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। अच्छा, पुनर्बलन का काम क्या होता है? पुनर्बलन का काम होता है अधिगम की गति को बढ़ाना। फिर चाहे वो सकारात्मक पुनर्बलन हो, फिर चाहे नकारात्मक पुनर्बलन हो, दोनों ही अधिगम की गति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो सकारात्मक पुनर्बलन है, इसके मिलने से अधिगम की गति बढ़ती है, और नकारात्मक पुनर्बलन के दूर करने से अधिगम की गति बढ़ती है। जैसे आप खाना बना रहे थे, उसमें एक व्यक्ति आपसे आकर के आपको शाबाशी दे देता है, तो शाबाशी देने के बाद आपकी जो खाने बनाने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि आप पढ़ा रहे हैं, अधिगम का कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय कोई आपके गुरु आ जाएं और गुरु आपको आकर के क्या कर दें? शाबाशी दे दें, आपके पीठ को थपथपा दें, क्या बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अधिगम की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। तो पुरस्कार मिलने से, ठीक है, सम्मान मिलने से, या दूसरा हम बात करें शाबाशी हुई, ठीक है, पुरस्कार हुआ, शाबाशी हुई इत्यादि,
ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, नकारात्मक पुनर्बलन की, तो जैसे भय है, क्रोध है, सर्दी है, गर्मी है, तेजी से दौड़ना है इत्यादि, ये सारे कौन से हैं, नकारात्मक पुनर्बलन है। एक चीज़ आप मुझे बताइए, अच्छा नकारात्मक पुनर्बलन को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है इसके दूर करने से अधिगम की गति बढ़ती है। दूर करने से मतलब जैसे आपको किसी चीज़ से भय है, ठीक है, आप हमारे पास पढ़ने के लिए आए, आपने हमें बताया कि मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ के चैप्टर्स से डर लगता है, या आपने कहा कि मुझे डीआई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मुझे डीआई से भय लगता है, डीआई के क्वेश्चंस मेरे समझ में नहीं आते हैं। तो जब आपने हमारी क्लास ज्वाइन करी, आपने डीआई को पढ़ा और डीआई के क्वेश्चंस को फिर हमने सॉल्व करवाया और धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, आपके उस डीआई के भय को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, आपसे दूर कर दिया। और फिर क्या हुआ, अधिगम की गति क्या होगी, बढ़ गई। मतलब कि जब हमने आपके भय को दूर कर दिया, तो दूर करने से क्या होता है, आपका जब भय समाप्त हो जाएगा तो फिर आप चीज़ों को तेज कर देंगे ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अधिगम की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन कौन से पुनर्बलन आते हैं, जैसे भय है, क्रोध है, ठीक है, क्रोध को दूर करने से भी अधिगम की गति बढ़ती है, सर्दी है, गर्मी है, और तुम्हारा तेजी से दौड़ना इत्यादि बहुत सारे होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, वो पिछली वीडियो में हमसे छूट गई थी। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि दंड जो है ये कैसा पुनर्बलन है, ये किस प्रकार का पुनर्बलन है। पिछली बार प्रश्न आया था इसका, दंड कौन सा पुनर्बलन है। तो ये जो दंड है ये किसी प्रकार का कोई पुनर्बलन नहीं है, ठीक है। इसके मिलने से ना तो अधिगम की गति बढ़ती है, ठीक है, और ना इसको दूर करने से अधिगम की गति बढ़ती है। बात समझ में आ रही है। तो दंड जो है वो किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। ये बात आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम आपसे बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण की, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण, एक पेज और यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं किसकी, अधिगम स्थानांतरण। पेन ले लेते हैं दूसरा, चलिए अधिगम स्थानांतरण लिख दें यहाँ पर। अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये जो अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम स्थानांतरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में इसकी शब्दावली को निकालते हैं। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। और ट्रांसफर जो है हिंदी में स्थानांतरण को एक और कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। एक स्थान से यानी एक चीज़ को उठा करके दूसरी जगह पर ले जाना, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। और लर्निंग का क्या अर्थ है, लर्निंग का अर्थ है अधिगम, यानी अधिगम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है क्या, हाँ बिल्कुल। कैसे ले जाना है देखिए, इसको भी समझेंगे। इसको साफ कर देते हैं यहाँ से पहले। चलिए तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, इसकी परिभाषा निकल जाएगी कि जब हम एक स्थान से सीखी हुई चीज़ों को, एक स्थान से सीखे हुए ज्ञान को दूसरे स्थान पर उस ज्ञान का प्रयोग करने लगते हैं, या दूसरे स्थान पर हम उस ज्ञान को बताने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक ज्ञान सीखा, मान लीजिए यहाँ पर हमने जोड़ घटाने गुणा भाग सीख लिए। अब इन्हीं जोड़ घटाने गुणा भागों को हमने दूसरे स्थान पर किसी बच्चे को सिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने सीखा और ये इस स्थान पर आपने सीखा, और इस स्थान पर आकर के आपने दूसरे बच्चे को, दूसरे व्यक्तियों को सिखा दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लर्निंग ट्रांसफ़र कहते हैं। अच्छा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और इसी टॉपिक की वजह से मैंने इस क्लास को दोबारा किया है, यानी दोबारा से इस क्लास का रिवीजन मैंने केवल इसी टॉपिक के लिए किया है। अब ये जो अधिगम स्थानांतरण है, ये कई प्रकार का होता है। एक पेज और बढ़ा लेंगे यहाँ से।
चलिए, हमने आपको बताया था कि ये जो अधिगम स्थानांतरण है ये कई प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। पहले हम बात करें किसकी, सकारात्मक की। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नकारात्मक, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शून्य अधिगम स्थानांतरण। इन तीनों की हम बात कर लेंगे, कई प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की, किसकी बात करें, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की, तो पूर्वकालिक जो ज्ञान है ना हमारा, जो हमने पहले सीखा है, यानी पहले जो हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है, और ये जो हमारा पहला सीखा हुआ ज्ञान है ये हमारे बाद वाले ज्ञान में यदि सहायक सिद्ध हो जाए, ठीक है, यानी पूर्वकालिक ज्ञान जो है ये ज्ञान बाद वाले ज्ञान में यदि सहायता करे, हमारी सहायक सिद्ध हो जाए, तो वो कौन सा स्थानांतरण होता है, वो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यहाँ पर जोड़ घटाने गुणा भाग इत्यादि सीखा, पूर्वकालिक ज्ञान आपका ये था, और उसके बाद आपने जोड़ घटाने गुणा भाग सीखने के बाद आपने क्या किया, आपने फिर 10th वगैरह में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद 12th की, फिर उसके बाद 12th करने के बाद फिर आपने MA किया, फिर BA किया, फिर MA किया, MA करने के बाद फिर आपने UGC नेट फर्स्ट पेपर की आपने क्या किया, तैयारी शुरू की, और उसमें आपने DI का एक पोर्शन देखा, ठीक है, और DI के बाद फिर आपने लॉजिक आपने देखा। तो इन सारी चीज़ों में आपको ये जोड़ घटाने गुणा भाग काम आ रही नहीं आ रही, जोड़ घटाने गुणा भाग ये सारी चीज़ें आपको काम आ रही हैं कि नहीं। तो ये जो आपका पूर्वकालिक ज्ञान है वो यदि आज के ज्ञान में या बाद के ज्ञान में यदि सहायक सिद्ध होता है, यानी ये वाला ज्ञान इस वाले ज्ञान में हमारी सहायता करता है, तो इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, इस ज्ञान को सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग, स्थानांतरण को बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है। सकारात्मक लर्निंग या पॉजिटिव लर्निंग स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, इसको बोलेंगे नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है। नकारात्मक को बोलेंगे नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है। शून्य को क्या बोलेंगे, जीरो लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है। यहीं से हम इसकी हिंदी बना लेते हैं, इंग्लिश बना लेते हैं, हिंदी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चलिए इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहता है कि यदि आपका ये जो पूर्वकालिक ज्ञान है, यानी ये जो आपने पहले सीखा है, ये जो ज्ञान है ये बाद के ज्ञान में सहायक ना होकर के बाधक बन जाता है, सहायक सिद्ध ना होकर के क्या हो, बाधक बन जाए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे आपने BA किया, ठीक है, और BA में आपने 3 सब्जेक्ट लिए। BA में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, आपने मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के बाद आपने हिंदी ले लिया, और हिंदी के बाद आपने संस्कृत ले लिया, ठीक है, ये तीनों ले लिए आपने। और उसके बाद जब आपने MA में एडमिशन लिया, MA में जब आपने एडमिशन लिया तो उसमें आपने हिस्ट्री ले ली, ठीक है, उसमें आपने क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया। तो आप मुझे बताइए कि ये जो पूर्व वाला जो ये BA वाला ज्ञान है, ये BA वाला ज्ञान क्या हिस्ट्री में आपकी सहायता करेगा, मुझे बताइए। ये जो आपने लिया है, ये जो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, ये जो पॉलिटिकल साइंस लिया है, या ये जो आपने हिंदी लिया है, या ये जो आपने संस्कृत लिया है, क्या ये हिस्ट्री में सहायता करेगा आपकी,
नहीं करेगा ना। तो जब कोई पूर्वकालिक ज्ञान हमारे बाद वाले ज्ञान में सहायता ना करे अपितु बाधक बन जाए तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को कहते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं शून्य अधिगम ट्रांसफर की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? शून्य अधिगम ट्रांसफर की। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये क्या है? ये किसी प्रकार का अधिगम है ही नहीं। तो जहां पर अधिगम की प्रक्रिया ना हो, जहां पर क्या हो? अधिगम की प्रक्रिया ना हो, वहां कौन सा होता है? वहां होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य का मतलब है कि जीरो, बिल्कुल शून्य। यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया अधिगम की ना हो, वहाँ उसको क्या कहते हैं? शून्य या शून्य अधिगम ट्रांसफर या जीरो लर्निंग ट्रांसफर कहा जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? चलिए आज हमें यहीं तक पढ़ना था और इसके आगे हम कल से जो हमारी सिद्धांत दिए हुए हैं, जो हमारी थ्योरीज दी हुई हैं, उनको हम पढ़ेंगे और आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। सारे के सारे डाउट्स हम देखते रहते हैं आपके। ठीक है, और जो चीज़ें ऐड करनी होंगी हमें बता देना, हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके बाद आपका रिसर्च शुरू हो जाएगा। रिसर्च के बाद हम फिर कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे और कम्युनिकेशन के बाद फिर हम सोच रहे हैं और जो चैप्टर्स लगे हुए हैं जैसे पर्यावरण का है, एनवायरनमेंट का है या ICC है या फिर दूसरा हायर एजुकेशन का है। तो ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं इनको हम लगातार क्रम से करते जाएं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि ये जो लॉजिक, DI और रीजनिंग वाला चैप्टर है इसको शुरू कर दिया जाए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है इसमें? आपको मुझे बताना है। और मैंने जो ये श्रृंखला शुरू करने की आपको बताया था कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 400 साढ़े 400 प्रश्न हम आपको करवाएंगे। उसी तरह से रिसर्च के भी 300 साढ़े 300 प्रश्न होंगे और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन जो है उसके भी हम 200-250 प्रश्न आपके करवाएंगे। अच्छा, एक ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इन सारे चैप्टर से लगभग 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, 5-5 ही आएंगे। हो सकता है लर्निंग से 2 आ जाएं, रिसर्च से 6 आ जाएं, 7 आ जाएं। ठीक है, कम्युनिकेशन से 2 आएँ या कॉम्प्रिहेंशन से 2 आ जाएँ। ठीक है, और उसके बाद ICT से हो सकता है 6-7 प्रश्न आ जाएं। तो ये तय नहीं होता है। तो जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग जब हम 400 साढ़े 400 प्रश्न हल कर लेंगे तो हमें चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। और रिसर्च वगैरह के जब हम 250-300 प्रश्न हल करेंगे तो चीज़ें हमारे आसान हो जाएंगी। फिर इसी तरह से हम सोच रहे हैं कम्युनिकेशन के भी इसी तरह से 250-300 प्रश्न। और ये प्रश्न कैसे होंगे? ये प्रश्न होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा करके और थ्योरी से ही प्रश्न बना दिया। नहीं, थ्योरी तो हमारी मजबूत होगी, उसके साथ साथ जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी शब्दावलियों को जब हम तोड़ेंगे तब हमारी चीज़ों को समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं सोच रहा था कि लॉजिक वाला, DI वाला और रीजनिंग वाला जो चैप्टर है इसको आपको शुरू कर दिया जाए। आप इसके बारे में राय देना। यदि आप कहोगे कि लॉजिक, DI और रीजनिंग वाला चैप्टर शुरू करना है तो हम फिर इसकी एक क्लास और एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, फिर 2 क्लास आपको मिल जाया करेंगी, एक 10 बजे मिल जाया करेगी और एक 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इस पर जैसे आपके विचार हों हमें बताना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगली क्लास में।